नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में आगे हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट देंगे। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स आगे बताएंगे और हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि इसमें आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स को भी हमारे साथ शामिल करेंगे जो कि आज हमारी मदद करेंगे कि आज किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए तमाम एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में। तो सबसे पहले सोने से शुरुआत करते हैं। 71,300 के करीब कॉमिक्स प्रभाव 2,330 के पास हो रहा है कारोबार। कल की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि सोने में दायरे में कारोबार हो रहा है। चांदी भी 82,900 के पास, कॉमिक्स प्रभाव $27.5 के करीब। वहीं क्रूड की बात करें तो यहाँ पर अभी आज हम देख रहे हैं कि दायरे में ही कारोबार हो रहा है, हल्की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है और MCX पर भाव 6,570 के पास। नाइमेक्स पर बात करेंगे तो $83 के पास ट्रेड हो रहा है कच्चे तेल में। अब बात करते हैं मेटल की, तो आज मेटल में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। कॉपर में थोड़ी नरमी थी सुबह, 865 रुपए के पास कॉपर ट्रेड कर रहा है। हल्की तेजी का रुख यहाँ पर भी है और काफ़ी मिला जुला कारोबार आज हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में हो रहा है। जिंक मेटल्स और जिंक और लेड में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो आज यहाँ पर हल्की वीकनेस है 180 रुपए के पास और नाइमेक्स प्रभाव $2 के करीब कारोबार हो रहा है। ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो आज जीरे में जोरदार खरीदारी, 26,000 रुपए के ऊपर जोरदार खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। धनिये में नरमी का रुख बरकरार और धनिया आज 7,300 रुपए के पास कारोबार हो रहा है कर रहा है। हल्दी 18,300 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से कीमतों में बिकवाली है। ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्की नरमी देखने को मिल रही है। 10,700 रुपए के नीचे है ग्वारगम। कीमतों पर आवक का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ग्वारसीड की बात करेंगे तो 5,400 रुपए के पास हल्की नरमी के साथ यहाँ पर भी ट्रेड हो रहा है। तो ये है इस वक्त की एग्री कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें हमने आपके सामने रखी। अब मेहमानों को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आज शो में हमारे साथ हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी, केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी, रिलायंस सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज से देवया गगलानी जी, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में आज सोने चांदी और क्रूड पर बातचीत करने के लिए पेस 360 से को फाउंडर अमित गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर और आज काफ़ी दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा है कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए, तो उनकी हम मदद लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से किस तरह की चाल कमोडिटी मार्केट में एग्री में और नॉन एग्री में देखने को मिल सकती है। आप सभी का स्वागत है शो पर। अमित जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज इटीना स्वदेश को और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी पर आपसे राय देंगे। हम देख रहे हैं कि कल की तेज़ी के बाद आज काफ़ी दायरे में सोना कारोबार कर रहा है। पहले तो फंडामेंटल्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बात कभी होती है और कभी कुछ डेटा आ जाते हैं तो फिर लगता है कि अब संभावना कम हो चुकी है। अब इस साल कुल मिला के पहले 3 कटौती की बात हो रही थी, अब धीरे धीरे करके हम बोल रहे हैं कि सितंबर तक 1 कटौती देखने को मिल सकती है। उसको भी लेकर फेड ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तमाम फंडामेंटल्स हैं, उस पर डॉलर की भी चाल हम देखते हैं, वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये जो तमाम फंडामेंटल्स हैं सोने के, वो कैसे लग रहे हैं आपको? और इन स्तरों पर अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है तो वो सोने को कैसे ट्रेड करे? मिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड का जो मैक्रो बैकड्रॉप है वो काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि आने वाले, अगर मैं लॉन्ग टर्म की 2-3 साल की बात करूं तो मुझे इसमें कोई भी हैरानी नहीं होगी अगर यूएस में जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यहाँ से काफ़ी डाउन आ जाए। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड फंड रेट जो है वो 2% के नीचे आ जाएगा आने वाले 2 से लेकर 2.5 साल में। आई एग्री विद यू कि
पहले लोग 6 कट्स की बात कर रहे थे इसी साल में, और अब जो है तकरीबन हम 1.5 से लेके 2 रेट कट्स डिस्काउंट कर रहे हैं। मगर लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। लॉन्गर टर्म बैकड्रॉप ये है कि एक इकोनॉमी में जो है वर्ल्ड वाइड एक स्लो डाउन आ रहा है। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है वो चाहे धीरे धीरे ही सही, मगर इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में कम होता जाएगा, इसकी पूरी की पूरी जो है वो हमें आभास हो रहा है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स जो कि 105 106 के आसपास चल रहा है, वो भी हमें ऐसा लगता है कि अगर आने वाले कई वर्षों की बात की जाए तो वो यहाँ से सॉफ्ट होगा। तो जो मैक्रो बैकड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड जो है, जो कि अक्टूबर बिगनिंग में $1810 का भाव था, वो अभी $2430 तक चले गया था और अभी $2320 के करीब है। तो एक तरीके से फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में लड़ाई है। मैक्रो बैकड्रॉप जो है वो फेवरेबल लग रहा है, मगर गोल्ड ईटीएफ की जो होल्डिंग है, ग्लोबल होल्डिंग, वो अपने 4.5 साल के लोएस्ट पे है। इन्वेस्टर्स की लगातार रिडेम्पशंस आ रही हैं। जो स्पेक्युलेटिव पोजीशंस हैं गोल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपने कई साल के हाईएस्ट पे हैं। भाव जो है वो गोल्ड का काफ़ी बढ़ चुका है। इंडिया में ज्वेलरी की जो कंजम्पशन है वो थोड़ी कम हो गई है। एक तो जो पीक वेडिंग सीजन था वो सर्दियों का ओवर हो चुका है, और अभी आने वाले 3-4 महीनों में थोड़ा डिमांड ल्यूकवार्म रहेगी भाव की वजह से भी, और वेडिंग सीजन बहुत ही स्पोरैडिक रहेगा आने वाले 3-4 महीनों में। तो ये सारे फैक्टर्स को जब मैं देखता हूं तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि गोल्ड को एक प्राइस वाली करेक्शन आ चुकी है। 2430 से हम 2280 तक चले गए थे, मगर शायद एक टाइम करेक्शन जो है वो चल रही है और अभी कुछ समय तक और चलने की मुझे आशंका है। मगर जब ये टाइम करेक्शन आने वाले 2 महीनों में या 3 महीनों में जब भी ये पूरी होएगी, तो गोल्ड में आपको एक फ्रेश वेव ऑफ बाइंग और एक फ्रेश वेव ऑफ हायर हाइज दिखेंगे। मगर अभी इमीडिएट टर्म के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा राइज अभी नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से आपने फंडामेंटल समझाए। लॉन्ग टर्म निवेशक को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है कि अगर अभी वो सोने में एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या सही समय होगा उनके लिए। तो फिलहाल ये उतार चढ़ाव कंसोलिडेशन बना रहेगा, थोड़ी नरमी दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म मोमेंटम अच्छा है। ये 2-3 महीने के लिए ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी फिलहाल गोल्ड में नज़र नहीं आ रही है। चलिए, ये तो बात की हमने फंडामेंटल्स की, लेकिन अब ट्रेड कैसे ले ये समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। भाभी जी, पहले आपसे समझेंगे, बताइए आज सोने में क्या नज़रिया बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, सोने में अगर आज सुबह दिखे तो बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल हमने देखा कि कुछ फेड के मेंबर्स से थोड़ा डोइश स्टेटमेंट आए, तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड में कल बढ़त देखने को मिली है। और आई थिंक अभी भी मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, बट ज़्यादा करेक्शन भी नहीं लग रहा है। ये वीक अगर देखें तो कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं है, तो आई थिंक गोल्ड का ज़्यादातर नज़रिया जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स या थोड़े फेड के मेंबर्स के स्टेटमेंट है उसके ऊपर ही होंगे। बट इंट्राडे आई थिंक जब तक 71,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक मैं लॉन्ग की पोजीशन पे रिकमेंड करूंगा। तो 71,100 के करीब बाय कर सकते हैं 71,450 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,900 का। 71,450 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए। 71,000 के पास मिले तब यहाँ पर तेजी करने की सलाह है गोल्ड में। अजय जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है सोने चांदी पर, कैसे ट्रेड लें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो पिछले हफ्ते तक जो मार्केट में गिरावट थी वो अब थोड़ी थमते हुए नजर आई है। हमने शुक्रवार को जॉब डेटा काफी अच्छे आते हुए देखे, जिसके बाद 70,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है डोमेस्टिक में और 2290 का जो लेवल है इंटरनेशनल में वो होल्ड कर गया है। ये हफ्ते में हमें लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, जो इंटरनेशनल में 2300 से लेकर 2350 और डोमेस्टिक में 70,500 से करीबन 72,000 की रेंज में रहेगा। तो मुझे लगता है टेम्पररी मार्केट में लेके काम करना चाहिए, जहां पे 71,150 पे लिया जा सकता है। 70,950 का स्टॉप लॉस रहेगा, 71,550 से 71,600 तक का लेवल मिलेगा। बट राइटली अगर हम थोड़ा लॉन्ग व्यू लेके चलते हैं तो आप समझिए कि पिछले 6 महीने में जो तेजी आई थी वो इंटरेस्ट रेट में कटौती आएगी जून में, उसके होप पे आई थी, अब वो गायब हो चुका है। अब हम सितंबर में रेट कर देखेंगे। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन भी डी एस्केलेट हो चुका है। तो मुझे लगता है टेम्पररी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट ध्यान रखिए जिस दिन भी ये 2290 के नीचे जाता है, करीबन $2200 तक का भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। तो टाइम बिंग मार्केट कंसोलिडेट करेगा अगले 7 से 10 दिन।
ठीक है, तो ये है नज़रिया सोने चांदी पर आपके लिए दे दिया है। सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी थोड़ा और नीचे आने दें, तब यहाँ पर एंट्री करके चलिए सोने में। ये हमारे एक्सपर्ट कह के चल रहे हैं, और चांदी में भी आपको सलाह दे दी गई है। चलिए थोड़ा कच्चे तेल पर भी नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रूड में अभी फ़िलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो असर है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इज़राइल की तरफ से गाज़ा हमले के बाद क्रूड कीमतों को थोड़ा सपोर्ट मिला था। हमास की तरफ से युद्ध विराम के लिए भी बातचीत होने लग गई है, लेकिन फ़िलहाल इज़राइल की तरफ से यहाँ पर कुछ फैसला है, यहाँ पर प्रतिक्रिया का अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है, वो निकल कर नहीं आया। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है और अनिश्चितता इसको लेकर भी बनी हुई है। थोड़ा यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग आ रही थी, थोड़ा ये राहत के संकेत मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से जवाब नहीं आया है, इस वजह से कच्चे तेल की चाल को लेकर अनिश्चितता है। और आज हम तेज़ी भी देख रहे हैं, उसके बाद $0.5% ऊपर क्रूड कारोबार कर रहा है। और नाइमेक्स पर देखेंगे तो $83 के आसपास कहीं ना कहीं फर्मली ट्रेड देखने को मिल रहा है। एक बार कुछ ट्रेडिंग आइडिया समझ लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे फंडामेंटल्स भी अमित जी से। देवया जी, आपसे समझना चाहेंगे क्रूड को कैसे ट्रेड करें? अभी $0.5% ऊपर आज कारोबार कर रहा है, यहाँ से और तेजी करनी चाहिए या ऊपरी स्तरों से बिकवाली आ सकती है? गुड मॉर्निंग। अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं तो हमें नाइमेक्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मेन रीजन ये कि इसराइल ने जो सीज फायर जो था उसका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट किया था हमास के ओर से, और साथ ही सऊदी अरेबिया ने जो है ऑफिशियल सेलिंग प्राइसेस जो लोग बेचते हैं एशियन मार्केट को और नॉर्थ वेस्ट यूरोप को बढ़ा दिया है जून महीने से, जो पॉजिटिव है प्राइसेस के लिए। और टेक्निकली मैं बात करूँ तो कच्चे तेल में जो हमें रैली देखने मिली थी लास्ट ईयर से 6,000 से लेके 7,300 तक, तो प्राइजेस जो है वहाँ पे एक अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट आ चुका है। और 61.2% का जो फिफ्थ रेशियो है 61.8% का, वहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है, जो कि गोल्डन रेशियो भी बोला जा सकता है। अगर 6,500 का जो लेवल है होल्ड करता है तो हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है 6,800 के आसपास। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में हम लेके चल सकते हैं। 6,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 130 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम ₹100 का रखें और टारगेट ऊपर में 170 का मेंटेन करें। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर ट्रेड करने के लिए। अ, इस अब आगे बढ़ते हैं और एक बार जिगर जी से भी समझ लेते हैं कि उनका क्या नज़रिया बन रहा है क्रूड पर। जिगर जी, आप क्या कैसा ट्रेड देख रहे हैं कच्चे तेल पर? गुड मॉर्निंग पूजा। कच्चे तेल की अगर मैं बात करूं, पिछले 6 दिनों से लगातार मार्केट यहाँ पे एक बेरिश ग्रिप में ही है, और हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ टेक्निकल पुल बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है, बट आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन 6500 पुट ऑप्शंस। तो अगर 6500 के पुट ऑप्शन 16 मई के 85 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 65 का स्टॉप लॉस लेके चले 125 के टारगेट के लिए। 125 का टारगेट, तो कच्चे तेल को आप ऑप्शन के जरिए भी प्ले कर सकते हैं। 6500 का पुट अगर 85 रुपये के पास मिले तब आप यहाँ पर खरीदारी करिए, टारगेट होगा 125 का। ये है सलाह क्रूड पर। ऑलराइट, अमित जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कच्चे तेल में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिगरी बताए थे कि काफ़ी समय से एक बेरिश रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। और दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ना तेज़ी से कच्चे तेल को बढ़ने दे रहे हैं और ना बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। 83-84 के बीच काफ़ी समय से स्टक हो चुका है। यहाँ से कच्चे तेल की चाल आप कैसे देख रहे हैं और क्या फंडामेंटल्स और क्या ट्रिगर्स कच्चे तेल के प्राइसेस को सपोर्ट देंगे? जी, पूजा, मेरा ऐसा मानना है कि कच्चा तेल जो है वो अभी थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेडिंग मुझको लग रही है। अगर मैं ब्रेंट की बात करूं तो मुझे 77-78 के नीचे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और फिलहाल मुझे 88 के ऊपर भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक हम शायद एक $10 के रेंज में हैं। और मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जियो पॉलिटिक्स को हम शायद थोड़ा सा ओवर रेट करते हैं, कई बार उसके इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड पर्टिकुलरली इम्पैक्ट ऑन क्रूड के ऊपर अगर मैं बात करूं। अगर आप देखें कि इतनी सारी टेंशन्स हुई मिडिल ईस्ट में, ये ही अगर समय कोई और चल रहा होता तो शायद जो है वो क्रूड $100 के ऊपर भी चले जाता, मगर हम कहीं उसके आसपास भी नहीं गए। रादर हम जो है जो सितंबर एंड में जो हाई लगे थे क्रूड के, हम वहाँ तक भी नहीं जा पाए, जबकि
ईरान और इजराइल के फुल ब्लोन वॉर की भी आशंका होने लग गई थी। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जियोपॉलिटिक्स थोड़ा ओवररेटेड है और उसकी इम्पोर्टेंस शायद इम्पोर्टेंस तो है मगर शायद उतनी ज़्यादा नहीं है एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे जितना कि हम लोग कई बार आशंका करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल को जो सबसे बड़े जो दो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो है सऊदी एंड रशियाज ग्रिप ओवर क्रूड ऑयल सप्लाई और दूसरा है यूएस का शेल ऑयल प्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूं, अगर सऊदी और रशिया जो हैं उसको इस तरीके से हैंड्स ऑन तरीके से क्रूड को कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो आज ब्रेंट जो है वो 83 होने के बजाय शायद कहीं ना कहीं 72 या 73 होता। और अगर सऊदी अरेबिया और रशिया के क्रूड को कंट्रोल करने के बाद अगर यूएस की पिछले साल 1.5 साल में शेल ऑयल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी होती तो शायद सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा कामयाब होता क्रूड ऑयल को बढ़ाने में और वो आज $83 की जगह $90 पे ट्रेड कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं ये जो दो तराजू के जो दो पहलू हैं, एक तरफ सऊदी और रशिया का क्रूड मार्केट के ऊपर सिंगल हैंडेडली और लेट्स से जॉइंटली उनका कंट्रोल करना और दूसरा शेल ऑयल का जो है प्रॉफिटेबल हो जाना बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस और वहाँ पे सप्लाई बढ़ना, ये दो फैक्टर्स ने जो है क्रूड ऑयल की एक बॉटम रेंज और एक टॉप रेंज जो है वो कायम कर दी है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई फ्रेश जियोपॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा कैटाक्लिस्मिक इवेंट नहीं होता तो यहाँ पर जो है वो नीचे का भी जो है एक लेवल जो है स्तर डिफाइन हो गया है, ऊपर का भी एक स्तर डिफाइन हो गया है और शायद 10, 12, 13 डॉलर में जो है हम काफ़ी समय निकाल दें। मगर एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड जो है एक स्लो डाउन और एक रिसेशन की तरफ अग्रसर है आने वाले 18 महीने में। अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है तो चाहे सऊदी और रशिया कितना भी कंट्रोल कर लेने की कोशिश करें, क्रूड ऑयल को जो है वो शायद मेंटेन ना कर पाएं और उसकी जो रेंज है वो थोड़ी 5, 7, 10 डॉलर नीचे खिसकने की आशंका रहेगी, मगर वो शायद अभी नहीं होने वाला है। आप शायद उसको इस साल के H2 से जो है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं और आप उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, बट अभी वो फिलहाल अगले महीने 2 महीने में मुझको ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो सेकंड हाफ में देखना होगा कि कच्चे तेल की चाल कैसे हो सकती है, ग्लोबली क्या सिचुएशन पैन आउट हो रही है, इस पर नज़र रहेगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी अमित जी हाईलाइट भी किया कि थोड़ा मंदी की तरफ, रिसेशन की तरफ ग्लोबल इकोनॉमी जाते हुए दिखाई दे रही है, तो उसका असर आने वाले समय में कच्चे तेल में पड़ेगा। अभी नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ पर नज़र रखिए क्रूड के चाल पर। चलिए, एक छोटे से 6 मिनट ही रह गए, समय की थोड़ी कमी है, तो जल्दी जल्दी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे बाकी कमोडिटीज़ पर उनका व्यू। मेटल्स पर आज काफ़ी मिला जुला कारोबार हम देख रहे हैं। कॉपर पर आज थोड़ी नरमी आज दिखाई दे रही है। भाभी जी, मेटल्स में कहाँ ट्रेड लें? मेटल्स में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में शॉर्ट करके चल सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म टॉप मुझे लग रहा है बन चुका है, क्योंकि जो भी रसल के वहाँ रशिया से जो एल्यूमिनियम पे जो बैन था, आई थिंक वो सब फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है बेस मेटल्स में थोड़ा करेक्शन रहेगा, तो एल्यूमिनियम 236.7 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 234 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 238.50 का। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह एल्यूमिनियम पर आपके लिए। अजय जी, आपकी क्या सलाह होगी मेटल्स पर? देखिए, पूरे बेस मेटल में हमने चाइना से जो नंबर्स देखे काफी अच्छे देखे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली एल्यूमिनियम में थोड़ा पुल बैक मिल जाए, बट अभी भी कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी काफी अच्छी लगी, जहां पे कॉपर 863 पे लेके चलिए, 858 का स्टॉप लॉस रखिए, 872 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें 259 पे हमें लेके चलना चाहिए, 256 का स्टॉप लॉस, 262 से 263 तक का एक जंप मिल सकता है। 262, 263 के लेवल्स आ सकते हैं जिंक में। कॉपर में भी आप मौजूदा स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं 872 के लक्ष्य के लिए। तो तीनों कमोडिटीज़ पर राय मिल गई है हमें, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर में टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। आप उस अकॉर्डिंग अगर आपकी होल्डिंग है तो उस पर नज़र रखिए। देवया जी, आपकी नज़र कहाँ होगी बेस मेटल्स में? बेस में मुझे कॉपर काफी अच्छा दिख रहा है। कल के सेशन में हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली, अच्छी रैली आई थी, और साथ में एक्सपेक्टेशन है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए मेजर्स लेगी, जो प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव होगा। तो कॉपर हम बाय करके चल सकते हैं 863 के अराउंड,
स्टॉप लॉस हम 859 का रखें और टारगेट ऊपर में 868 का मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो कॉपर में ट्रेड करने की सलाह। जिगर जी, आपका क्या व्यू बन रहा है, बेस मेटल्स में कहाँ ट्रेड लें? लग रहा है जिंक में एक बार खरीदारी हम यहाँ कर सकते हैं। मे कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 260, 258.5 स्टॉप लॉस एंड 263 टारगेट। ठीक है, जिंक में तेजी करने की सलाह। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट को जिंक और कॉपर अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ से खरीदारी करने के लिए। इस पर आप नज़र रखिए। कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं। जीरे में हम देख रहे हैं ज़ोरदार तेज़ी है। स्पाइसेस में, धनिया में देखें तो बिकवाली हावी है, और टर्मरिक, हल्दी में आज खरीदारी का रुख है। तो काफ़ी मिला जुला कारोबार हो रहा है स्पाइसेस में। एक बार इस पर भी सलाह ले लेते हैं। भाभी जी, मसालों में कैसे ट्रेड लें? फेवरेट पिक आपकी कौन सी होगी? मसाले में हमने काफ़ी अच्छा रिकवरी जीरा में देखने को मिला है, बट वो इसकी वजह से फैक्टर है क्योंकि अभी जो वोटिंग है तो उसकी वजह से माल मंडी में आ नहीं रहा है। अदरवाइज अगर हम देखें तो माल काफ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक एक करेक्शन ज़रूर से देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से और थोड़ा उछाल आता है 28,200 से 28,300 के करीब, तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 27,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 28,950 का। ओके। अब ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो आज दायरे में कारोबार है। ग्वारगम वायदा 10,700 रुपए के करीब, और ग्वारसीड में वायदा अगर देखेंगे तो 5,400 रुपए के करीब कारोबार हो रहा है। अजय जी, ग्वार में क्या होगी आपकी सलाह ट्रेड करने के लिए? देखिए, गवार में हम देखें तो फंडामेंटल तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक थी, बट टेक्निकली हमने देखा 5650 का जो रेंज है वो बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहा है। इसलिए मार्केट दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रिसेंट के फॉल के बाद 5350 पे लिया जा सकता है। 5300 के स्टॉप लॉस से लिमिटेड अपसाइड रहेगा। जो 5450 का लेवल गवार सीट मई वायदे में दिखाएगा। जबकि गम की अगर बात करें तो 10,600 पे लेके चलिए, 10,350 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी बाउंस है जो 11,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार पर आपके लिए। चलिए, फिलहाल समय की कमी है। आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाभी जी, अजय जी, देव्या जी, जिगर जी और अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही।